हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 का आपका फॉर्म आ चुके हैं और वो फॉर्म आप लोग टाइमली अपने फिल भी कर दीजिएगा। लास्ट टाइम का वेट मत कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अगर जब करेक्शन विंडो ओपन होती है और इन केस धोखे से भी कोई भी आपसे अगर मिस्टेक होती है तो उसको आप टाइमली सॉल्व कर सके। तो गाइज एक क्वेश्चन बार बार रेज हो रहा है बच्चों की तरफ से कि व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एनटीए यूजीसी नेट। बहुत से बच्चे इसको जान भी चुके होंगे, बट बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो भ्रम है, उस भ्रम को भी दूर करना थोड़ा सा जरूरी है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एनटी यूजीसी नेट क्या है और आइडियल स्कोर कितना होना चाहिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। तो गाइज अगर एक मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो जब आप अपने पेपर के लिए देने जाते हैं तो ये जो आपके पेपर आपके दो तरह के होते हैं। एक मतलब दो पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके पास होते हैं 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में आपके पास होते हैं 100 क्वेश्चंस। अगर मार्क्स देखे जाए तो मार्क्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 2 मार्क्स ईच, यानी कि ये आपका 100 मार्क्स का होता है और ये जो होता है आपका वो 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके पास जो अगर देखा जाए तो 300 मार्क्स आपके पास होते हैं। अब इन 300 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको लेकर जाने आने हैं, ये आपका एक बिग क्वेश्चन अराइज होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनटीए यूजीसी नेट, जो एनटीए यूजीसी अगर नेट की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा जनरल कैटेगरीज के लिए कि जनरल कैटेगरीज के लिए जो मार्क्स होते हैं दे आर बेसिकली आपके जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 40% मार्क्स बोला है पासिंग के लिए। कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है ना, जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो आपका 40% बताया गया है। और जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज होती है उस रिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है 35% मार्क्स। नाउ गाइस द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या आपको लगता है कि क्या इतने ही मार्क्स में आप अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे? आई मीन चलो जेआरएफ तो भूल जाओ, वो पॉसिबल नहीं है, बट क्या वो इतने ही मार्क्स में आप मिनिमम क्राइटेरिया के बेसिस पर अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे? द आंसर इज नो, बिग नो। ये एक क्राइटेरिया जरूर बना दिया गया है, बट ये क्राइटेरिया इसलिए बनाया गया है कि अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तब जाके आप मेरिट में अपने नाम को लेकर मतलब मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट में आप कंसिडर किए जाओगे, है ना। उस लिस्ट में, मेरिट की लिस्ट में आप कंसिडर किए जाओगे। तो उसके लिए इसे बनाया गया है, नॉट फॉर दिस कि आप इसको अगर आप इतने मार्क्स लेकर आ गए तो आप एटलीस्ट अपना नेट तो क्लियर कर जाओगे। दिस इज नॉट द ट्रू वन। ये बहुत बड़ा मिथ है, तो इसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आपने इतने मार्क्स लेकर आ गए तो आप क्लियर कर जाओगे। दैट इज नॉट ट्रू। पहले पॉइंट ये आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब एक दूसरा बात, जो लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं प्लीज डोंट फोकस ऑन मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स के ऊपर आपको क्या करना है जान के आप उसकी तरफ बिल्कुल फोकस मत कीजिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए दैट इज द मैक्सिमम। आप कितना मैक्सिमम गेन कर सकते हो वो आपका टारगेट होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया को आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपका टारगेट जो है वो मैक्सिमम की तरफ फोकस करना है कि हम गेन कितना कर सकते हैं, कितना हम अचीव कर सकते हैं। तो गाइज एक चीज और आप लोगों को बता दी जाए कि कैटेगरीज अगर देखी जाए तो जो हम लाइक हमारी अगर कैटेगरीज अगर आप देखोगे तो कैटेगरीज आपकी दो तरह की होती है, जैसा आप जानते हैं। एक कैटेगरी होती है जो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और एक कैटेगरी है आपकी रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरीज यानी कि आपकी जो जनरल पर्सन है उनकी बात की जा रही है और रिजर्व कैटेगरीज में आपका जो एससी एसटी एससी या फिर आपका ओबीसी आपके जो है वो आपके आ जाते हैं एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है, जब आपके जो मार्क्स होते हैं, जब आपका मार्क्स दिए जाते हैं, जब आप क्लियर करते हो आपका नेट। ठीक है, नेट के लिए मैं पहले बता रही हूँ। जब आप अपना नेट क्लियर करते हो तो नेट क्लियर करने के टाइम पर जनरल कैटेगरीज और जो आपका एससी एसटी वाली कैटेगरीज होते हैं, यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरीज यानी कि रिजर्व कैटेगरीज को थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है कि लाइक अगर उनके 6 से 8 मार्क्स कम भी आते हैं तो भी चल जाए, 6 to 8% अगर उनके कम भी आते हैं तो भी चल जाएगा। बिकॉज 6 to 8% यहाँ पर जो रहता है ये मिनिमम होता है, लाइक थोड़ा सा लोअर होता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा लोअर होता है कंपैरेटिवली। मतलब रिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं
उनके लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि उनका अगर नेट में जनरल कैटेगरी जो भी क्राइटेरिया आया हुआ है उस क्राइटेरिया से 6 to 8% अगर बिलो भी जाता है तो भी वो अपना नेट क्लियर कर जाएंगे। बट नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट जो हमारा मेन उद्देश्य है कि आप किसको अचीव करना चाह रहे हो, आप खाली नेट को अचीव करना चाहते हो या फिर आप अपना नेट जेआरएफ दोनों को क्लियर करना चाहते हो, वो एक अपने आप में एक इशू है। ठीक है, तो नेट और आपका जेआरएफ, नेट और आपका अगर जेआरएफ आप अगर दोनों के लिए बात करते हो तो इस कैटेगरीज में जेआरएफ के लिए आपको कम से कम 5 to 8%, 5 to 7% अगर मान के जाए देखा जाए तो ये हायर जाता है किसकी कंपैरिजन में, नेट के कंपैरिजन में। ठीक है, नेट के कंपैरिजन में ये आपका 5 to 7% हायर जाता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया अगर आपने क्लियर कर लिया है तो मिनिमम क्राइटेरिया इट डजेंट मैटर, वो आपका कोई भी हो सकता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया तो चलो ऊपर निकल गए हैं हम। आपको क्या करना है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में जैसे आप जानते हैं कि कितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको अब तो कंबाइंड फॉर्म है कि इन दोनों में मिलाकर आपको एटलीस्ट अगर आप अपना जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट चेक इट आउट विथ योर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ। आप देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपका कितना गया हुआ है, उसके बेसिस पर यू कैन डिसाइडेड कि आपको कितना मार्क्स अभी लेकर आना है। बट अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट टू सेकंड पेपर्स में कंबाइंड फॉर्म में आपको यहाँ पर एटलीस्ट 75 to 80% का अपना टारगेट रखिए। ये मैं आपको टारगेट बता रही हूँ कि एटलीस्ट इतना आप टारगेट रखिए, तब आपका जेआरएफ कहीं नहीं जाना है। जैसे अगर पिछली बार अगर आप मैनेजमेंट का देखोगे कुछ सालों का अगर रिकॉर्डेड भी देखते हो तो नेट का जो है वो अराउंड 65 से 68 के बीच का गया हुआ है और जेआरएफ आपका कभी 70 तो कभी 72 के बीच का गया हुआ है। तो अगर नेक्स्ट ईयर की अगर कंपैरिजन करोगे तो नेक्स्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो वो आपका इससे प्लस माइनस 1 या 2%, 1 से 2% आपका प्लस माइनस होगा नेट भी और जेआरएफ भी। तो हमें अपनी कैटेगरीज गूगल पर आप सर्च कीजिए, गूगल पर आपको आपकी कैटेगरीज का कट ऑफ मिल जाएगा। उस कट ऑफ के बेसिस पर यू कैन डिसाइडेड कि व्हाट योर लाइक आपका जो कट ऑफ कितना था उसी के बेसिस पर आप अपना टारगेट रख सकते हो। बट मेरा जो पर्सनल सजेशन ये है कि आप अपना टारगेट जो है वो हाईएस्ट टारगेट 80% के अराउंड रखिए कि मुझे 80% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आना ही आना है, तब ये जो फंडा है वो आपका बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास टाइम है हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क आप बहुत कर चुके हो, मैटर कलेक्ट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्मार्ट वर्क। अपना जो भी आप टास्क करना चाहते हो वो स्मार्ट वर्क के थ्रू कंप्लीट कीजिए। कैसे आप उसको कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो उसको इजी गोइंग बनाने के लिए आप फोकस कीजिए। नॉट कि लाइक आप सारा की सारा मैटर अभी भी कलेक्ट करने में लगे हुए हो। नो, दिस इज नॉट द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज दैट कि जितना मटेरियल मेरे पास है अब उसी को मैं रिवाइज करके उसी के बेसिस पर मैं प्रिपरेशन करूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर पेपर 1 में और पेपर 2 में आप ना बैलेंस भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर पेपर 1 में आपके मार्क्स अगर कम हो गए हैं तो आप यहाँ पर अपने मार्क्स को ज्यादा करके भी, मतलब आपके क्वेश्चन यहाँ पर आप कम कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने पेपर्स में क्वेश्चंस को ज्यादा करके भी इसको यहाँ बैलेंस कर सकते हो। सेम विद द पेपर 2 एंड पेपर 1। अगर यहाँ पर आपके मार्क्स जो है वो अगर ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ पर अगर आपने कम भी कर दिया तो भी वो आपका फिर बैलेंस हो जाएगा। बट क्योंकि अब जो है वो दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकल कर आ रहा है, पहले जैसा नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग होना चाहिए, अब दोनों का कंबाइन निकल कर आ रहा है। तो कंबाइन की वजह से आपका जो आइडियल अगर मैं बात करूं कि आइडियल मार्क्स आपके कितने होना चाहिए पेपर 1 एंड पेपर 2 में, तो अगर मान लीजिए 100 में से आपके 65 क्वेश्चन सही हैं, 100 में से आपके 65 क्वेश्चन सही हैं तो दैट इज ओके। और यहाँ पर भी अगर आपने मान लीजिए 75 तक लाइक आप सॉरी 50 में से या सॉरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 50 में से अगर आपके 40 भी सही हैं तो भी चलेगा, और यहाँ पर अगर आपके 75 भी अगर सही हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल आप मान के चलिए, ओवरऑल आपको जो क्वेश्चंस करने हैं आपको एटलीस्ट 93 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर सही आते हैं, ऐसा बोला जाता है कि 150 में से अगर आपके 93 या 97 तक अगर आपके क्वेश्चन सही आते हैं तो भी आपका जेआरएफ क्लियर हो सकता है। बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि आप अपना टारगेट जो है वो मैक्सिमम रखिए। 150 अगर क्वेश्चन है तो 120 तक का टारगेट रखो, तब जाके आप अपना कुछ अचीव कर पाओगे। तो दिस इज योर टारगेट, आप अपना टारगेट उस हिसाब से ही चला कर रखिएगा। ठीक है, सो नाउ इट्स लाइक अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम, ऐसा नहीं मिनिमम टाइम है। आप आराम से बैठ के पढ़िए, 30 दिन 40 दिन जो भी आपको मिल रहे हैं एनटीए की तरफ से, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जैसा मैंने बताया है, स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, 30 दिन में आप कैसे अपने नेट जेआरएफ को हासिल कर सकते हो।
स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप उसको स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और अपने नेट की तैयारी को प्रिपेयर को शुरू कर दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड बिकॉज कीप स्टडी हार्ड बट विद दी स्मार्ट। ओके, तो अपना स्मार्ट वर्क के साथ अपनी वर्क को इजी गोइंग करिए और सारे टास्क को कंप्लीट करते जाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ दी डाउट्स रिगार्डिंग योर नेट जेआरएफ, तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच।